Assalamu alaikum dear students. Today we are back with another topic of second year chapter number 2. आज हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 2 के मुतालिक जो है ये स्मार्ट सिलेबस में काफ़ी हद तक मुख्तसर कर दिया गया है और जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में शामिल हैं हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 का जो टाइटल है वो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से मौजूद हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। नंबर 1 इज़ 1A और नंबर सेकंड इज़ 2A। 1A और 2A ग्रुप के जो दो आपके पास दो ग्रुप्स हैं, इन दोनों को एस ब्लॉक में जो है वो रखा गया है क्योंकि इन दोनों के आखिरी इलेक्ट्रॉन्स एस सब शेल में जो है वो आके रुकते हैं या एस सब शेल को फिल कर रहे होते हैं। 1A को हम नाम देते हैं अल्कली मेटल्स का, जबकि 2A को नाम दिया जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो सबसे पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन ही यही बनता है कि 1A को अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं और 2A को अल्कलाइन अर्थ क्यों कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वो यहाँ पे लिखता है द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स वाइल दोज ऑफ 2A आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ। अब क्यों कहा जाता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं। द नेम अल्कली केम फ्रॉम द अरेबिक मीन्स द एशेस। द अरब्स यूज द टर्म फॉर दीज मेटल्स बिकॉज दे फाउंड द एशेस ऑफ प्लांट्स वर चीफली कंपोज्ड ऑफ पोटाशियम एंड सोडियम। अरब्स ने जो लफ्ज़ अल्कली है ये अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है द एशेस यानी कि राख। क्योंकि प्लांट्स की जो एशिस थी, अरब्स ने ये देखा कि प्लांट्स की एशिस ज़्यादातर मुश्तमिल थी सोडियम और पोटाशियम के ऊपर, तो दैट इज़ वाई उसने इन एलिमेंट्स को अल्कली मेटल का नाम दिया। अल्कली मेटल में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम शामिल हैं। ये सब के सब रिएक्टिव मेटल्स हैं और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशंस बनाते हैं वाटर के साथ। दूसरे नंबर पे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं जिसमें ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम मौजूद हैं। इन सब को अल्कलाइन अर्थ कहा जाता है। उसकी दो वजूहात हैं, क्योंकि पहले नंबर पे ये अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर के साथ और दूसरे नंबर पे ये अर्थ के अंदर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हैं। तो इन दो वजूहात की बुनियाद पर हम इन्हें नाम देते हैं किस चीज़ का, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। तो हियर वी गो, ये दो शॉर्ट क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। तो नेक्स्ट हम जो है वो बात करते हैं इनके जनरल बिहेवियर के बारे में, इनकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो उनको हम जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो ये इंक्लूड द मोस्ट रिएक्टिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड स्टडी ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विल हेल्प ऑन देयर टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले अल्कली मेटल्स की हम कन्फिगरेशंस को डिस्कस करते हैं। इनके आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है एस के अंदर, और ऑल अल्कली मेटल लूज देयर वन इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल टू फॉर्म मोनो पॉजिटिव आइन। ये मोनो पॉजिटिव आइंस बनाते हैं क्योंकि आखिरी शेल में इनके मौजूद ही सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। देयर आयनाइजेशन एनर्जीज आर वेरी लो, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन। और इसके अलावा दे फॉर्म आयनी कंपाउंड एंड शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए ये सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की यहाँ पे वैल्यूज़ मौजूद हैं, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ मौजूद हैं एंड एक्सेट्रा ETC, हाइड्रेशन एनर्जी मौजूद है ETC। इसी तरह से अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ के बारे में, तो अल्कलाइन अर्थ में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो डाई पॉजिटिव स्टेट के आइंस बनाते हैं। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +2 हुआ करती है और आयनाइजेशन एनर्जी इनकी भी लो होती है लेकिन स्लाइटली हाई होती है देन दैट ऑफ अल्कली मेटल्स। तो ये कुछ पैरामीटर्स हमारे पास इस पैराग्राफ में भी मौजूद हैं इसके। नेक्स्ट हम कहते हैं कि जी अकरेंस ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी, ये कभी भी नेचर में आज़ाद नहीं पाए जाते, हमेशा कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। आपसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डू नॉट फाउंड फ्री इन नेचर, आप लोग कहेंगे कि ये बड़े रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो आपसे ये पूछता है कि हमेशा कंबाइंड स्टेट में क्यों होते हैं, उसका भी जवाब यही है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हुआ करते हैं। यहाँ पे जो है वो कुछ MCQs मौजूद है हमारे पास, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये फाउंड इन नेचर फ्री नहीं पाए जाते। सोडियम और पोटाशियम अबंडेंट हैं, मोस्ट 2.4% ये MCQs है आपके पास, अर्थ क्रस्ट का फॉर्म करते हैं।
और मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ इनसोल्यूबल एल्यूमिनोसिलिकेट्स, ये भी आपके पास एमसीक्यूज हो सकता है। उसके बाद लिथियम के जो डिपॉजिट्स हैं वो ज़्यादातर स्पोडोमीन की शक्ल में पाए जाते हैं और वाइडली स्कैटर्ड हैं अराउंड द अर्थ। स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ रुबीडियम और सीजियम भी एग्जिस्ट करते हैं, और इसी तरह से आपके पास पोटाशियम के सॉल्ट डिपॉजिट्स भी मौजूद हैं। फ्रांसियम जो है वो नेचर में नहीं एग्जिस्ट करता, तो उसे हम लेबॉर्ट्री में ख़ुद प्रिपेयर करते हैं और वेरी अनस्टेबल होता है। इट इज़ वेरी, इसलिए इस मेटल के बारे में बहुत कम हमें मालूम है। तो ये मिनरल्स, कुछ एलिमेंट्स के मिनरल्स और उनके जो नाम हैं ये हमारे पास मौजूद हैं, तो आप इनके फार्मूलाज के साथ इनके नाम भी सारे के सारे याद करें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हमारे पास अकरेंस ऑफ इसी तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल है। देखिए अल्कलाइन अर्थ मेटल भी बहुत रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये भी नेचर में फ्री नहीं पाए जाते और ये भी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं आपके पास नेचर में। मैग्नीशियम और कैल्शियम अबंडेंट हैं आपके पास ज़्यादा, और आउटर पोर्शन ऑफ द अर्थ वाज ओरिजिनली इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट एंड एल्यूमिनो सिलिकेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और बाकी की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास मैग्नीशियम हेलाइड्स मौजूद हैं। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का लाजमी यूज़ होता है। ये एमसीक्यूज़ हैं सारे के सारे जो मार्क करवाए जा रहे हैं आप लोगों को। इसी तरह से कैल्शियम जो है वो फॉस्फेट की शक्ल में और फ्लोराइड की शक्ल में पाया जाता है। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाजमी यूज़ है। स्केलेटल जो मटेरियल है वो ज़्यादातर जैसे बोन्स, टीथ, ये सब चीज़ें आपके पास कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम फ्लोराइड की शक्ल में मौजूद होती हैं। फ्रांसियम की तरह रेडियम भी रेयर एलिमेंट है और ये रेडियो एक्टिव इन नेचर है और ग्रेट इंटरेस्ट रखता है। तो ये सारे फार्मूलाज भी आप लोग लाजमी करेंगे ये इसके साथ। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, वो है पेकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम। अमूमन देखा जाता है जैसे 1A ग्रुप मेंबर्स कौन कौन से हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। लिथियम, उसके बाद आता है सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम और फिर फ्रांसियम। आपके पास जो ग्रुप का हमेशा पहला मेंबर होता है ना, वो बाकियों से प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन शो करता है। अब वो वेरिएशन क्यों होती है, किस तरह से होती है, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखें और किन उसकी जो वजह है आपके पास, सबसे पहले तो उसका साइज़ सबसे छोटा होता है, स्मॉल साइज़। उसके बाद उसकी जो चार्ज डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है आपके पास। ठीक है, साइज़ छोटा होता है ना, तो चार्ज डेंसिटी कहते हैं चार्ज टू साइज़। तो तमाम ग्रुप मेंबर्स का चार्ज सेम होता है, लेकिन साइज़ सबसे छोटा जो है वो पहले मेंबर का होता है, दैट इज़ वाई उसकी चार्ज डेंसिटी हाई होती है। सबसे ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन आप कहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, सबसे ज़्यादा जो है वो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मिल के बनाते हैं पहले मेंबर को मुख्तलिफ बाकियों से। कहता है इन मैनी ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़ लिथियम इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम द अदर अल्कली मेटल्स। दिस बिहेवियर इज़ नॉट अनयूजुअल बिकॉज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच मेन ग्रुप of the periodic table shows marked deviation from the regular trends of the group as a whole. The deviation shown by lithium can be explained on the basis of its सबसे पहले small radius और high charge density. तो न्यूक्लियर चार्ज ऑफ लिथियम आयन इज स्क्रीन्ड ओनली बाय अ शेल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए आपके पास द सो कॉल्ड एनोमेलस का मतलब भी आपके पास मुख्तलिफ बिहेवियर होना, अनयूजुअल होना, आर ड्यू टू द फैक्ट दैट लिथियम इज़ अनएक्सपेक्टेडली फार लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन सोडियम। अब को किन किन पॉइंट्स में जो है वो आपके पास नहीं फॉलो करता या बाकियों जैसा नहीं होता लिथियम, उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले लिथियम मच हार्डर और लाइटर है अदर मेंबर्स से। लिथियम के जो साल्ट्स होते हैं जो लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस पे मुश्तमिल होते हैं, दे आर जनरली, उनके बारे में कहा जाता है वो आपके पास लेस सोल्यूबल भी होते हैं और लेस स्टेबल इन नेचर भी होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे उसने सोल्यूबिलिटी की बात की है तो हम वो बात कर लेते हैं, लेस सोल्यूबल इन वाटर। इसी तरह से लिथियम कम्प्लेक्स बना सकता है, हालांकि कम्प्लेक्स बनाना, ऑल्दो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल, ये कम्प्लेक्स की एक एग्जांपल है। बाकी कोई भी मेंबर कम्प्लेक्स नहीं बनाता
अल्कली मेटल्स में से। लिथियम पानी के साथ वेरी स्लोली रिएक्ट करता है, बाकी मेंबर्स वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। लिथियम के जो साल्ट्स होते हैं, जो लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस होते हैं, वो लेस स्टेबल भी होते हैं। लेस सोल्यूबल भी डिस्कस कर चुके हम, तो लेस स्टेबल इन नेचर भी होते हैं, यानी कि हीट देंगे तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं। तो व्हेन बर्नट इन एयर, लिथियम जो है वो सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, बाकी के मेंबर पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। लिथियम का हाइड्राइड बाकियों से स्टेबल होता है। लिथियम कंपाउंड मोर कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, जबकि बाकियों के जो है वो आयनिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, इसी तरह से लिथियम जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है एज अ होल। उसके अलावा लिथियम जो है वो एसिटाइलिन के साथ रिएक्ट नहीं करती, बाकी के मेंबर्स करते हैं एसिटाइलिन के साथ रिएक्ट। लिथियम लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है, तो इसका कार्बोनेट और नाइट्रेट है वो इतना स्टेबल नहीं होता और डिकम्पोज होके लिथियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, लाइक आप देखें कि लिथियम का कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है लिथियम ऑक्साइड और CO2 में, लिथियम का नाइट्रेट भी डिकम्पोज हो रहा है, जबकि सोडियम का नाइट्रेट डिकम्पोज नहीं होता, सोडियम का कार्बोनेट भी आसानी से डिकम्पोज नहीं हुआ करता। फिर इसी तरह से बात की जाए, लिथियम का हाइड्रोक्साइड स्ट्रांगली हीट किया जाए तो ये लिथियम ऑक्साइड बनाता है, बाकी कोई भी ये बिहेवियर शो नहीं करते। मतलब लिथियम का हाइड्रोक्साइड भी जो है वो अनस्टेबल इन नेचर होता है। इसी तरह से हम फर्दर बात करें अगर, तो लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके डायरेक्ट नाइट्राइड बनाता है, लिथियम कार्बन के साथ मिलके डायरेक्ट कार्बाइड बनाता है, और लिथियम का जो क्लोराइड है उसकी हीट ऑफ सोल्यूशन एक्सोथर्मिक होती है, बाकी सबकी एंडोथर्मिक होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनसे साबित होता है कि लिथियम जो है वो बाकियों से प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन शो करती है। इसी तरह से जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, वो बेरिलियम है, वो आपके पास इसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद आपके पास कैल्शियम है, फिर स्ट्रोंशियम है, फिर बेरियम है और फिर रेडियम है। तो जो पहला मेंबर है हमारा, वो बेरिलियम भी प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन शो करता है ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज और कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। तो सबसे पहले किन किन पॉइंट्स में डिफरेंस है, तो सबसे पहले तो इतना हार्ड है जैसे आयरन होता है कि ग्रास को भी स्क्रैच कर सकते हैं। बाकी के मेंबर सॉफ्टर होते हैं बेरिलियम से, लेकिन फिर भी अल्कली से हार्डर होते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बाकियों से जो है वो आपके पास ज़्यादा होते हैं बाकी ग्रुप मेंबर से। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम से बेरिलियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ करता है। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर ग्रुप 2A मेंबर्स तमाम पावरफुल इनफ हैं ताकि वाटर को रिड्यूस कर सकें। हाउएवर बेरिलियम जो है वो इनसोल्यूबल ऑक्साइड बनाता है, कोटिंग उसकी, जिससे वो फर्दर अटैक से प्रोटेक्ट करता है। यानी कि बेरिलियम जो है वाटर को मुकम्मल तौर पर रिड्यूस नहीं कर सकता। बेरिलियम जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन की तरफ भी रेजिस्टेंट है, क्योंकि BeO की कोटिंग बन जाती है, और बेरिलियम वाहिद एलिमेंट है जो अल्कलीज के साथ मिलके तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं और साथ में ये सोडियम बेरिलेट बना देते हैं। तो आप लोगों से जो है ये ये शॉर्ट या लॉन्ग में पूछा जा सकता है, और उसके साथ साथ आपके पास ये तो कंफर्म लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा लिथियम वाला। तो अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद इसमें से आप लोगों ने कुछ भी डिस्कशंस करनी हो तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। हम कल मुलाकात करेंगे दोबारा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 2 के रिमेनिंग टॉपिक्स की तरफ आ रहे हैं, और जिनमें से सर फहरिस्त हमारे पास कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल। अगर हम इसके पर्पस को देखें तो इस सेल का पर्पस है सोडियम मेटल को कमर्शियली प्रिपेयर करना। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है वो इलेक्ट्रोलाइट आपके पास होता है मोल्टन फॉर्म में मौजूद NaCl, मोल्टन NaCl। अच्छा, अगर हम एनोड और कैथोड की बात करें, एट एनोड हमारे पास रिएक्शन कुछ ऐसे है, एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा नेगेटिव आइंस, तो ये जाके वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे और ख़ुद Cl2 में तब्दील हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें फर्दर कैथोड के रिएक्शन की, तो हमारे पास कैथोड पे जाके जो है वो प्रिपेयर होना है सोडियम मेटल। तो देखिएगा आपके पास कैथोड पे सोडियम पॉजिटिव आइंस जाएंगे
एंड दे विल कैप्चर द इलेक्ट्रॉन्स और ये सोडियम एटम्स में तब्दील हो जाएंगे। अब देखें फर्दर मोर हम अगर देखें इसमें तो ये हमारे पास डायग्राम है। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि कार्बन का बना हुआ एनोड है और ये स्टील के और आयरन के बने हुए कैथोड्स हैं। अच्छा, इसको हमने कवर किया हुआ है एक डोम से। ये आपके पास डोम हो गया और इसमें से जो है वो आपके पास ऊपर होल मौजूद है, एग्जॉस्ट पाइप है जहाँ से Cl2 गैस रिलीज़ हो सकती है। Cl2 गैस कहाँ पे आएगी? इसके ऊपर, ये जो कार्बन का एनोड है वहाँ पे Cl2 और जो हमारे पास ये स्टील के कैथोड है वहाँ पे सोडियम मेटल जो है वो ऑब्टेन होगी। तो दैट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ दिस सेल। अब देखिएगा किस तरह से हम लोग जो है वो कवर करते हैं इसको। देखें, मोस्ट ऑफ द सोडियम मेटल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। फ्यूज्ड का मतलब भी पिघली हुई हालत होता है, मोल्टन का मतलब भी पिघली हुई हालत होता है। सिंस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ 801, तो हम उसमें कुछ सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 600 तक जो है वो फॉल कर जाता है। तो ये हमसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि CaCl2 क्यों ऐड किया जाता है। तो उसका सबसे बड़ा जो जवाब है हमारे पास वो ये है, टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करने के लिए। लेकिन जब भी शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे तो इतना इसे लेंथी करके लिखेंगे तकरीबन 4 से 5 लाइंस में, ताकि आसानी से जो है वो आपको 2 नंबर दिए जा सकें। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अ लार्ज ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट इज़ एट द सेंटर, वो है हमारे पास एनोड, और जिसके ऊपर जो है वो हमने डोम रखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ क्लोरीन। द कैथोड इज़ अ सर्कुलर बार ऑफ कॉपर और आयरन। कॉपर का भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है, विच सराउंड्स द एनोड एंड बट इट इज़ सेपरेटेड बाय एन आयरन स्क्रीन। ये आपके पास वो आयरन स्क्रीन है जिससे वो सेपरेटेड किया हुआ है इसे, विच टर्मिनेटेड इन अ गॉज, और फर्दर गॉज जो है वो जाली को कहा जाता है। द अरेंजमेंट परमिट्स द इलेक्ट्रिक करंट टू पास फ्रीली बट प्रिवेंट्स द सोडियम एंड क्लोरीन फ्रॉम मिक्सिंग। तो ये हमारे पास ये जो गॉज है ये इस वजह से रखी हुई है हमने ताकि सोडियम और क्लोरीन आपस में मिक्स ना हो सके। फर्दर देखिएगा आपके पास सिचुएशन ये बनती है कि सोडियम मेटल जो है आपके पास इज़ अ स्पेशल कंपार्टमेंट, राइजेज इन अ स्पेशल कंपार्टमेंट विच इट इज़ टेकन आउट एट इंटरवल्स। हम जहाँ पे हमारे कैथोड मौजूद थे वहाँ से सोडियम मेटल को आफ्टर इंटरवल्स कलेक्ट करते रहेंगे। जो परसेंटेज हमारे पास वो है ये है कि 99.9% प्योर सोडियम हमारे पास प्रोड्यूस होगी, और जो क्लोरीन है वो ड्राई यानी कि विदाउट वेपर, वाटर वेपर्स, विदाउट वाटर वेपर्स। अच्छा, और फर्दर देखिएगा हमारे पास कि दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट एट 600 एंड द फॉलोइंग एडवांटेजेस। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आप लोगों से कि एक तो मेटेलिक फॉग नहीं बनता हमारे पास, यानी कि मेटल हमारे पास लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन होती है ना कि वेपर फॉर्म में। दूसरे नंबर पे लिक्विड सॉलिड जो है वो हम कलेक्ट करते हैं 600 पे, और तीसरे नंबर पे जो भी मटेरियल है सेल का वो प्रोडक्ट से अटैक नहीं होता। मतलब प्रोडक्ट ऐसे नहीं है, क्लोरीन और सोडियम ऐसे मटेरियल नहीं है जो सेल के मटेरियल को जाके अटैक कर सकें। ये हमारे पास केमिस्ट्री है जो मैं आप लोगों को पहले ही समझा चुका हूँ कि NaCl पहले सोडियम और क्लोराइड आयन में स्प्लिट हो रहा है, कैथोड के ऊपर सोडियम जाएगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, तो ये सोडियम बना देगा। ये यहाँ पे हमारे पास हुई रिडक्शन, और ये जो क्लोरीन है आपके पास ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है जी, तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसी तरह का नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय डायाफ्राम सेल। तो ये हमारे पास डायाफ्राम सेल है इसमें, और उसमें फ़र्क ये था कि यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास मोल्टन की बजाय एक्वस NaCl होता है। एक्वस NaCl को जो है वो हम ब्राइन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो केमिस्ट्री होगी वो हमारे पास ये होगी कि आपके पास जो कैथोड है, कैथोड पे हमें मिलेगा H पॉजिटिव, तो ये हमारे पास H2 गैस रिलीज़ होगी, और जो एनोड है हमारे पास, एनोड पे हमारे पास
जो Cl नेगेटिव गैस है वो जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगी और ये हमारे पास Cl2 गैस जनरेट करेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास केमिस्ट्री है। और बाकी जो हमारे पास बच गए सोडियम और हाइड्रोक्साइड आइंस, ये मिलके बना देते हैं NaOH। ठीक है, तो हेयर वी गो, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपके पास मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इन डायाफ्राम सेल। डायाफ्राम सेल ये MCQs के तौर पर आ सकता है। द सेल इज़ मेड ऑफ स्टील टैंक्स, स्टील टैंक से बनता है। एन ओब्लोंग परफोरेटेड स्टील वेसल लाइंड विद एस्बेस्टॉस डायाफ्राम सर्व एज एनोड। ये हमारे पास ये स्टील का आपके पास बना हुआ वेसल है जिसके अंदरूनी साइड पे हमारे पास क्या है, एस्बेस्टॉस की लाइनिंग मौजूद है। तो ये सर्व करता है आपके पास कैथोड के तौर पर, और दरमियान में वही एनोड का बना हुआ आपके पास दरमियान में ग्रेफाइट का बना हुआ, कार्बन का बना हुआ हमारे पास एनोड है। आ ग्रेफाइट एनोड इज़ हेल्ड विद यू शेप डायाफ्राम, ये आपके पास यू शेप डायाफ्राम है और दरमियान में हमने इसे रखा हुआ है। एंड इट प्रोजेक्ट्स इनटू द साल्ट सोल्यूशन, इसे साल्ट सोल्यूशन में डिप कर दिया जाता है। साल्ट सोल्यूशन हमारा यहाँ पे मौजूद है। द स्टीम इज़ ब्लोन ड्यूरिंग द प्रोसेस विच केप्स द इलेक्ट्रोलाइट वार्म एंड हेल्प्स टू कीप द परफोरेशंस क्लियर। स्टीम हम मुसलसल जो है वो इसमें से ब्लो करते रहते हैं ताकि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो गर्म भी रहे, और साथ के साथ जो है वो हमारे जो परफोरेशंस हैं, कौन सी परफोरेशंस की बात की जा रही है, मैं ग्रीन से बता रहा हूँ, इसकी यहाँ पे जो परफोरेशंस हैं उनकी बात की जा रही है। क्लोरीन हमारे पास रिलीज़ होगी एनोड के ऊपर, ये दरमियान में एनोड है, यहाँ से क्लोरीन रिलीज़ हो जाएगी। और कैथोड के ऊपर आपके पास हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, ये हाइड्रोजन हो गया आपके पास, वो यहाँ से हम उसे रिलीज़ करा लेंगे। द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन स्लोली परकोलेट्स, परकोलेट्स का मतलब इन परफोरेशंस में से, अब मैं ब्लू को यूज़ कर रहा हूँ, इन परफोरेशंस में से हमारे पास ये देखें ड्रॉप्स बन के जो है वो नीचे सोडियम और हाइड्रोक्साइड आइंस जो है वो इकट्ठे होंगे, तो वो हमारे पास नीचे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को बना रहे होंगे। अ सिंप्लीफाइड वर्जन हमारे पास मौजूद है ये बी डायग्राम में, ये देख लीजिएगा आपके पास, ये डायाफ्राम है आपके पास, ये डायफ्राम है आपके पास, ये डायफ्राम उसी को एक्सप्रेस कर रहा है जिसको मैंने अंदर जो है वो रेड कलर से एक्सप्रेस किया था। और उसके बाद हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाके डिपॉजिट होते हैं, यानी कि आइंस जो है वो उसमें से गुज़र के और फर्दर हमारे पास नीचे कैच बेसन में इकट्ठे हो जाते हैं। अगर हम बात करें एनोड की, इसकी केमिस्ट्री की बात करें तो Cl नेगेटिव गैस एनोड पे जाएगी और हमारे पास Cl2 गैस जनरेट करेगी, जबकि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस वाटर की रिडक्शन से। अब वाटर कहाँ से है भाई, एक्वस सोल्यूशन जो है, तो वाटर भी तो मौजूद है आपके पास फर्दर। इसकी अगर हम फर्दर बात करें तो इसकी हाइड्रोलिसिस से, वाटर की हाइड्रोलिसिस से H2 गैस रिलीज़ होती है और OH नेगेटिव यहाँ से आ गया हमारे पास। तो OH नेगेटिव ये और Na जो है वो आपके पास, तो ये दोनों मिलके हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। दो मेजर प्रॉब्लम जो हमें फेस करने पड़ते हैं और उनके सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं। एक तो ये है कि क्लोरीन गैस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिल के तो OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव और H2O जनरेट कर सकती है, और दूसरा ये है कि हाइड्रोक्साइड आयन भी एनोड की तरफ जाकर तो वहाँ पे डिस्चार्ज हो सकते हैं। उसकी इक्वेशन ये बनेगी 4OH नेगेटिव इज़ कन्वर्टिंग इनटू 2H2O और साथ में O2। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन को रिलीज़ करेंगी, तो ऑक्सीजन जो है वो क्लोरीन को, ऑक्सीजन में कंटेमिनेट द क्लोरीन और उसको इम्प्योर कर सकता है। तो पहले का सॉल्यूशन का पहला सॉल्यूशन क्या है या पहले प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, हम एस्बेस्टॉस डायाफ्राम यूज़ कर रहे हैं, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दोनों सॉल्यूशंस को सेपरेट रखा जाए। और दूसरे का जो है वो क्या, सेकंड प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है कि हम लेवल ऑफ ब्राइन को अगर हाई रखें तो हाइड्रोक्साइड आयन कभी भी डिपॉजिट नहीं हो सकेंगे, तो दस प्रिवेंटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन टू रीच द एनोड। और फर्दर मोर हमारे पास जब ये कंप्लीट हो जाता है, द सोल्यूशन दैट फ्लोज आउट ऑफ जो कैच बेसन में हमारे पास इकट्ठा होता है उसमें 11% NaOH और 16% NaCl होता है। इवेपोरेशन अगर की जाए इसकी तो उसमें क्रिस्टलाइज हो जाता है, NaCl हमारे पास क्रिस्टलाइज हो जाता है और बाकी आपके पास तकरीबन 50% NaOH, बाकी 1% NaCl
जो है वो मौजूद होता है और बाकी वाटर होता है। तो कहते हैं कमर्शियल पर्पसेस के लिए इतनी स्मॉल क्वांटिटी जो है वो आपके पास कोई इतनी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होती, इतना जो है वो हमारे पास काम चल सकता है। तो ये हमारे पास टॉपिक एंड हो गया यहाँ पे डायाफ्राम सेल का। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर जो है वो आप लोगों से पूछा जाता है। तो मज़ीद कोई सवाल हो तो वो आप लोग मुझसे एनी टाइम डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।